हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने चैनल में। बेसिकली यहाँ पे आपको क्लास 10th की मैथ्स पढ़ाई जाएगी बच्चों। अब स्टार्ट करने से पहले कुछ बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसा कि लास्ट ईयर आप लोगों ने 9th के एग्ज़ाम्स दिए होंगे और कहीं ना कहीं कोविड की वजह से मुझे ऐसा लगा कि बहुत बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रही। ठीक है, सो जो क्वालिटी कंटेंट आपको स्कूल की तरफ से मिलना चाहिए था या कोचिंग की तरफ से मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं पाया, जिसकी वजह से सर थोड़ा बहुत तो स्कोर में इम्पैक्ट पड़ा। और वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट थोड़ा बहुत बच्चों ने इसलिए बचा लिया क्योंकि सर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गए थे 9th के। लेकिन अब तो सर 10th के एग्ज़ाम्स देने हैं हमको, जो कि बोर्ड है। ठीक है, बोर्ड होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि हाँ कि सर डिफ़िकल्ट होता है क्या, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बस थोड़े कंसेप्ट आप लोगों के ज़रूर क्लियर होने चाहिए, जो कि अगर पिछले साल नहीं हुए होंगे। ठीक है, पिछले साल लेट से किसी पर्टिकुलर टॉपिक का आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकता है। ठीक है, सो मैं ये नहीं मान के चलूँगा कि आप लोगों को सब कुछ आता होगा पिछले साल का या बेसिकली 9th क्लास का। तो मैं ये मान के चलूँगा बल्कि कि इवन आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, 9th क्लास का मैं मान के चलूँगा आपको कुछ भी नहीं आता। तो उन सब चीज़ों को भी मैं यहाँ पे आपको पहले क्लियर करूँगा, क्योंकि बहुत चैप्टर्स बच्चों ऐसे होते हैं जो 9th से उठते हैं। ठीक है, और 10th में भी आते हैं। ठीक है, लेकिन सर सेम तो नहीं आते होंगे, ऑब्वियस है। तो कुछ कंटेंट ऐड ऑन हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन पुरानी बातें ज़रूर हमारे को यहाँ पे पता होनी चाहिए, तभी हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे ना। क्योंकि अगर मान लो लेट से मैंने कुछ टॉपिक्स की बात करूँ, जैसे पॉलिनोमियल्स है, सर 9th क्लास में भी पढ़ा था हमने पिछले साल, यानी पढ़ा था सर। तो अब यहाँ पे भी पढ़ना है, तो पहले पुरानी बातें पता होनी चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो यही मैं एक एजम्पशन लेके चलूँगा कि आप लोगों को कुछ नहीं आता बच्चों, तभी आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि पुराने कंसेप्ट क्लियर तो सर आगे के जरूर धीरे धीरे कर ही लेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पॉलिनोमियल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और धीरे धीरे आपको कंटेंट आगे मिलता रहेगा। तो पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स को समझते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों का। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली देखो ये वर्ड है ना, जो ये दो वर्ड से मिलके बना है। किन दो वर्ड से? इसमें एक वर्ड है पॉली और दूसरा क्या है, नोमियल्स। तो इन दो वर्ड से मिलके बना है हमारा पॉलिनोमियल्स। अब ये पॉली है, बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। और इसका ग्रीक वर्ड का, अब देखो ग्रीक लैंग्वेज क्या आप लोगों को आती है? सर बिल्कुल भी नहीं आती। सर आपको आती है क्या? मेरे को भी बिल्कुल नहीं आती। लेकिन अगर मान लो कोई भी वर्ड है, ठीक है, चाहे दूसरी लैंग्वेज का है, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज का है, लेकिन अगर उसको ट्रांसलेट कर लिया जाए जो लैंग्वेज हमें आती है, तो हम समझ जाएंगे सर उस चीज़ का मतलब। तो पॉलिनोमियल एक ग्रीक वर्ड तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है सर? पॉली का इंग्लिश और हिंदी हम सबको आती है सर। इंग्लिश या हिंदी में बता दीजिए। तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? मैनी। इसका मतलब है मैनी। अब मैनी मतलब सर एक या एक से ज़्यादा, वन और मोर। अब सर एक या एक से ज़्यादा क्या चीज़? कुछ ना कोई चीज़ होगी ना सर। एक या एक से ज़्यादा किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आप? तो देखो अब आते हैं इस वर्ड पे, उससे उससे रिलेट करके आपका कॉम्बिनेशन बन के पॉलिनोमियल्स बनेगा। अब नोमियल क्या है? बेसिकली नोमियल या नोमियल्स कहें, ये एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड। सर अब वही बात आ गई सर, ना ग्रीक लैंग्वेज हमें आती थी, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, यानी पॉली का इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको वो बता दिया। क्या बोलते हैं उसको? मैनी। और सर मैनी का मतलब एक या एक से ज़्यादा चीज़। अब नॉमियल्स का मतलब क्या था? एक ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है इस लैटिन वर्ड का? लैटिन वर्ड क्या है? नॉमियल्स। इसका सर इंग्लिश में बोला क्या जाता है इंग्लिश में? इसको इसको बोला जाता है टर्म्स। क्या बोला जाता है? टर्म्स। अब सर ये टर्म्स क्या होती है? देखो आप 6th 7th क्लास में आप ये सब बचपन में पढ़ते हुए आते हो बच्चों। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, ये सब चीज़ें आप पढ़ के आते हैं। यानी मैथ्स में टर्म्स क्या होती है, इस चीज़ का मैं एग्जांपल यहीं पे आपको दे देता हूँ। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिखा 2x+3। 2x+3, तो ये क्या है सर? एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसमें टर्म्स कितनी है सर? एक ये टर्म है, दूसरी ये टर्म है। टर्म्स क्या होती है? बेसिकली एक एक्सप्रेशन के टुकड़े टुकड़े होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई। अब टर्म्स को बांटने के दो सिंबल्स होते हैं, प्लस और माइनस ही सिर्फ बांटते हैं सिंबल्स। ध्यान रखिएगा, ये बचपन में आपको पढ़ाया जाता है, यानी 6th 7th में आप लोग पढ़ लेते हैं। यानी अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल बात करूं, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? वन टर्म हो गई, यानी फर्स्ट टर्म हो गई, या वन ऑफ द टर्म कह लीजिए, 2x हो गई। सेकेंड टर्म क्या हो गई? 3।
अब लेट्स से मैंने एक एग्जांपल बोला 2x, 2 × x बोल दिया। तो देखो कभी कभी ना, जैसे अब देखो सिंपल सी बात है, 2 × x तो मैंने जानबूझ के लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में 2 × x क्या है, 2x है ना सर, 2x ही है, ऑब्वियसली सर। तो देखो 2x जो है, तो आप इस 2 × x को देख के ऐसा मत बोल दीजिएगा कि सर ये एक टर्म 2 यानी एक टर्म है, x अलग दूसरी टर्म है, बिल्कुल भी नहीं। मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दो सिंबल टर्म्स को बांटने का काम नहीं करते, ध्यान रखिएगा। बांटने का काम यानी टर्म्स को पहचानने का काम कौन करते हैं, तो ये जो प्लस सिंबल या माइनस का सिंबल। तो यहाँ पे ये 2 × x या सिंपली कहें 2x, ये पूरी की पूरी एक टर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक टर्म। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड दो टुकड़े नहीं करता, ठीक है, टर्म्स को बांटने का काम नहीं करता मल्टीप्लाई और डिवाइड। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब वापसी आते हैं पॉलिनोमियल्स का। क्यों मैंने बताया मैनी, सर पॉली का मतलब था और सर नोमियल्स का मतलब था टर्म्स। तो टर्म्स आपको थोड़ा याद दिला दिया जो बचपन में आप लोगों ने सीखा था। अब बात आती है सर, ये मैनी और टर्म्स को वापसी जोड़ दें तो पॉलिनोमियल्स बन जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उस वर्ड को मैंने तोड़ के समझाया। तो अब सर कंबाइंड कर दीजिए, तो यानी कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हो जाएगा, मैनी टर्म्स। क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स। अब एक छोटी सी बात, ये एक इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ये इस वर्ड ने जो सिखाया उस चीज़ को समझा हमने कि सर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स किसी चीज़ में। अब सर वो धीरे धीरे डेफिनेशन बढ़ती रहेगी, यानी डेफिनेशन पूरी होती रहेगी। अभी ये इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन थी। अब बात आती है कि सर ये पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स, तो हर एक वर्ड को समझते चलेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ही जनरेट ना हो, ठीक है। तो हर एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे। तो पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स, तो सर मैनी का मतलब पता है, टर्म्स का मतलब आपने दोबारा याद दिला दिया बचपन की बात। अब बात आती है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है, उसके बारे में जानने से पहले आप ध्यान रखिएगा, आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए था, वो जो कि अगर वीडियो रोक के आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर मेरे मन में आया था, तो आप बता सकते हैं, लेकिन मैं अभी तो आपको बताऊंगा ही। तो देखो पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स, जैसा मैंने बताया, तो ये मैनी टर्म्स किस चीज़ में सर, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स किस चीज़ में आनी चाहिए, तो सर किसी ना किसी चीज़ में तो आती होगी। तो या आ जाओ पुरानी क्लासेस में, यानी बचपन की क्लासेस में, तो आपने वर्ड सुने होगा एक्सप्रेशन, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये एक या एक से ज़्यादा टर्म्स किस चीज़ में आती है बच्चों, एक या एक से ज़्यादा टर्म यानी ये मैनी टर्म्स किस चीज़ में आती है, बेसिकली इन एक्सप्रेशन। किस में आती है, एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म। अब सर ये मैनी टर्म्स किस में, सर किसी एक्सप्रेशन में। अब ये छोटा सा 9th क्लास की बात आपको पता होनी चाहिए, कि मैं ये मान के चल रहा हूँ 9th का आपको पता नहीं है, तो मैं बताते हुए चलूँगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपके 9th की कंसेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि 10th में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो सर मैनी टर्म्स इन एक्सप्रेशन, यानी पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन ही है। पॉलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन ही है, क्योंकि एक ऐसी एक्सप्रेशन सर जिसमें बहुत सारी टर्म्स आती हैं, एक भी आ सकती है, एक से ज़्यादा भी आ सकती है। पॉलिनोमियल इज़ वन ऑफ द एक्सप्रेशन इन विच देयर वुड बी वन और मोर टर्म्स, कह सकते हैं सर। तो मन में एक सर क्वेश्चन आना चाहिए दोबारा आप लोगों के, एक क्वेश्चन क्या आना चाहिए आपको कि सर, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म आ जाए, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म आ जाए, तो क्या वो पॉलिनोमियल कहला जाएगी। क्वेश्चन आना चाहिए ना, जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि सर आपने तो बोला पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म इन एक्सप्रेशन। तो क्या हर एक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म आ जाएगी तो क्या पॉलिनोमियल कहला जाती है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। तो सर फिर क्या कहलाती है, कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाती है, उसको हम अभी आगे सीखेंगे। लेकिन उसको सीखने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है बच्चों, वो जो आपको मैं बचपन की बातें याद दिला देता हूँ, कुछ बेसिक, फिर आएंगे वापसी इस पर, ठीक है, फिर वापसी आएंगे इस पर, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए, वैसे तो पता होंगी, लेकिन मैं एक बार फिर भी रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। और सर ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होगी इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपने एक वर्ड सुना होगा मैथ्स में, ठीक है, क्या सुना होगा, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट सुना होगा, कांस्टेंट कह लो या कांस्टेंट्स कह लो।
अब ये कांस्टेंट क्या है सर, सिंगुलर है, एस नहीं लगा हुआ सर, इसमें एस लग गया तो प्लूरल हो गया। अब सर ये क्या होता था, देखो इसके बारे में आप लोगों को सबको पता होगा सर, बेसिकली नंबर्स है ना, 5 6 8 -2 -5 सर, ये सब क्या है, कांस्टेंट। तो अगर मैं इसके बारे में बोलूँ, या आपको पता होना चाहिए, नहीं पता किसी को तो इसलिए मैं रिकॉल ही करवा रहा हूँ, ठीक है। पता है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप आगे आगे कर सकते हैं, वीडियो को आगे जाके देख सकते हैं, या अलग कंटेंट स्किप कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा अगर सबको लगता है कि आपको पता है तो कांस्टेंट का मतलब सर कोई चीज़ जो कि फिक्स्ड होती है ना, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कांस्टेंट सर, एग्जांपल सब आप लोगों के ना मन में आएगा एग्जांपल, जैसे आप बोलोगे कि 5 6 10 15, लेकिन उसको समझाएंगे कैसे सर, उस चीज़ को बोला क्या जाता है सर, कोई चीज़ जो फिक्स्ड है। कांस्टेंट का मतलब सर कोई जो वो चीज़ जो कि फिक्स्ड है, बदल नहीं रही, तो समथिंग विच इज़ फिक्स्ड। ये लेमैन टर्म्स में चल रहा है बच्चों को, क्योंकि 10th क्लास में आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला व्हाट इज़ कांस्टेंट। ये लेमैन टर्म्स में मैं आपको डेफिनेशन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बुक की लैंग्वेज पूरी की पूरी थोप दें यहाँ पे, क्योंकि बुक की लैंग्वेज तो सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई पूछता तो नहीं है आपसे मैथ्स में कि व्हाट इज़ कांस्टेंट। तो समझने की जो लैंग्वेज है, यानी सर बुकिश लैंग्वेज तो बुक में मिल ही जाएगी आपको, ठीक है। तो ये लेमैन टर्म्स में लिख रहा हूँ, समथिंग विच इज़ फिक्स्ड, समथिंग विच इज़ फिक्स्ड, या बेसिकली विच डज नॉट चेंज, है ना, जो चीज़ चेंज नहीं होती। अब खुद सोचो कौन सी चीज़ चेंज नहीं होती मैथ्स में, सर नंबर्स ही तो हैं जो चेंज नहीं होते, नंबर्स ही तो हैं सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप कह सकते हो सर बेसिकली कांस्टेंट क्या है, नंबर्स। एग्जाम्पल की बात करें सर, ये 5 हो गया सर, ये एक कांस्टेंट है, -6 हो गया, ये भी एक कांस्टेंट है, 1/2 ये भी एक कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है इसको समझो भी, देखो 1/2 है तो इसकी वैल्यू क्या आती है सर, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है, तो 0.5 की वैल्यू क्या किसी के लिए बदल जाएगी। कांस्टेंट का मतलब सर वो चीज़ जो फिक्स्ड है, यानी बदल नहीं रही, सबके लिए सेम रह रही है, ऐसे समझिए, जो चीज़ सबके लिए सेम रह रही है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ 1/2 यानी 0.5, या मैं किसी विदेश में लेट से फॉरेन में कोई बंदा है उसको बोलता हूँ 1/2, तो उसके लिए भी वही मतलब होगा ना 0.5, जो आपके लिए 0.5 है। तो सर सबके लिए जो सेम है, बदल नहीं रहा, तो सर उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। तो सर ये भी 1/2 भी सर सबके लिए सेम ही रहेगा, तो इसलिए कांस्टेंट। √6 ये क्या है सर, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि √6 की सर जो वैल्यू निकल के आ रही है डैट इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट, या सबके लिए सर सेम रहेगी, तो सर कांस्टेंट है। तो ऐसे मल्टीपल एग्जांपल आप बना सकते हैं कांस्टेंट्स के। अब बात आती है दूसरा वर्ड, सर कौन सा सुना हुआ है हमने, वेरिएबल। ये सब आपने 9th में भी पढ़ा, उससे पहले से भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं इसलिए रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए सबको, ठीक है। अगर इन केस एक भी बच्चे को नहीं पता तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, और मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए और पता होगा। नहीं पता तो ज़रूर देखिए इसको। वेरिएबल या वेरिएबल्स, यानी कि सर एक वेरिएबल है तो सर वेरिएबल हो गया, सिंगुलर हो गया, और सर ये प्लूरल हो गया। अब सर इसका मतलब क्या होता है वेरिएबल का, सर वेरिएबल सर इसका ये कहाँ से निकल के आया बच्चों, एक वर्ड आपने सुना होगा इंग्लिश में, VARY, VERY वाला नहीं कह रहा बच्चों, VERY नहीं, ठीक है। वो तो क्या हो जाता है सर, जैसे वेरी गुड हो गया वो वाले, उसके आगे जुड़ता है वेरी, इंपॉर्टेंस बढ़ाता है किसी चीज़ की, सिग्निफिकेंस बढ़ाता है वो वाला वर्ड। लेकिन एक वर्ड होता है VARY इंग्लिश में, अगर किसी को नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल में। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली चेंज होना, फ्लक्चुएट होना। क्या होना, चेंज हो रही है कोई चीज़, फ्लक्चुएट हो रही है। फ्लक्चुएटिंग मीन्स बदलना, फिक्स नहीं रहना। तो सर यानी कि मोटे मोटे तौर पे सर मतलब तो वेरिएबल का यही हुआ ना, कोई चीज़ जो कि फिक्स नहीं है, बदल रही है, समथिंग विच इज़ नॉट फिक्स्ड। या बेसिकली सिंपल से नॉट फिक्स का मतलब सर चेंज हो रही होगी, विच इज़ चेंजिंग, विच चेंजेस कह लीजिए सिंपली, ठीक है। तो सर उसको वेरिएबल कहते हैं। अब सर मैथ्स में कैसे दिखते हैं वेरिएबल्स, ये बता दीजिए। देखो मैथ्स में क्या दिखते, वेरिएबल कैसे दिखते हैं सर, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया सर, जेड हो गया, ये सब हमारे वेरिएबल्स के तौर पे ट्रीट करे जाते हैं। तो एग्जांपल की बात करें तो सर एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ऐसे सर बहुत सारे हो सकते हैं। तो सर ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स। अब एक वर्ड आपने सुना होगा कोफिशिएंट, क्या सुना होगा, कोफिशिएंट। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखो
कोफिशिएंट क्या होता है? बेसिक कोफिशिएंट भी ना एक प्रकार का कांस्टेंट ही होता है। क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। अब सर कैसे कांस्टेंट कैसे होता है, इस चीज़ को समझते हैं। तो एक एग्जांपल देते हैं सबसे पहले इसके लिए। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल बनाया 2x प्लस 5। ठीक है, 2x प्लस 5, ये एक एग्जांपल लेट से मैंने उठा लिया। कोई भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई सोच है कि सर यही क्यों बनाया, कुछ भी बना लीजिए, और भी बना के दिखा दूंगा। ठीक है, तो अब सर इसमें कोफिशिएंट क्या है, इस चीज़ का आंसर आप सबको पता होगा। आई गेस, मेरे को लगता है कि आप सबको पता होगा कि आप आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं, है ना, कि सर इसमें कोफिशिएंट क्या है, 2 है। किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट सर ये 2 किसका है? सर x का। तो सर इसको समझो, सर इसको अगर लिखना पड़ जाए, समझाना पड़ जाए किसी को, तो क्या बोलेंगे सर? वेरिएबल के साथ आने वाला नंबर, वेरिएबल के साथ आने वाला नंबर, उसी को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। अब देखो, वेरिएबल के साथ आने वाला नंबर बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? नंबर। तो सर ये जो हमारा 2 है एक नंबर है, तो यानी कि सिंपल सी बात है सर, कोफिशिएंट भी कुछ और नहीं, कांस्टेंट ही है। बस वेरिएबल का साथ मिलने की वजह से कांस्टेंट का नाम क्या पड़ गया? कोफिशिएंट। क्योंकि सर वैसे 2 तो कांस्टेंट ही तो होता है सर। अगर हम सिंपल जैसे 5 बोला था सर, ये भी तो एक कांस्टेंट है। एग्जैक्टली सर, ये कांस्टेंट है, बस वेरिएबल का साथ मिलने की वजह से कांस्टेंट का नाम क्या पड़ गया? कोफिशिएंट। ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट भी एक कांस्टेंट ही होता है। तो इसको अब सर बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? तो भी देखो, अब आप देखो, एक छोटी सी बात समझिएगा साइड में। देखो 2x है, तो ये कैसे बना हुआ है? और प्लस 5 भी था, लेकिन हम अभी x का कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं ना। तो लेट, जो ये सर 2x था, इसको हम ऐसे लिख सकते थे 2 इंटू 5, 2 इंटू एक्स, है ना, 2 इंटू एक्स हम लिख सकते हैं। तो वेरिएबल के साथ वाला नंबर, हम, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा बचपन में बच्चों, फैक्टर, याद है? फैक्टर सुना होगा। तो यहाँ पे जो ये सर ये 2 है, एक फैक्टर है, 2x है सर, वो किससे बना सर? इससे और इससे। तो इसमें 2 एक फैक्टर, x एक फैक्टर। तो सर सिंपल सी बात है, वेरिएबल के साथ आने वाला नंबर, या सिंपली ऐसे भी बोला जाता है न्यूमेरिकल फैक्टर या नंबर वाला फैक्टर। ठीक है, नंबर वाला फैक्टर क्या है यहाँ पे? 2। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म, या सिंपल सा आप लेमन टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं, सिंपल सा मैं लेमन टर्म्स में लिख रहा हूँ, वेरिएबल के साथ आने वाला नंबर। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। आई होप ये बातें क्लियर होंगी आपको। अब बढ़ते हैं आगे। सर कोफिशिएंट के बारे में जान लिया, अब और आगे जानते हैं सर, कुछ और वर्ड जानते हैं। देखो, अब आपने एक वर्ड सुना होगा, अब एग्जाम्पल और बना रहा हूँ आपको। अगर कहीं सोचें सर ये 2x प्लस 5 क्यों बना, तो और एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो सर इसमें 2 क्या था? कोफिशिएंट था। क्या था? कोफिशिएंट। किसका? x का, कोफिशिएंट ऑफ x। और एग्जाम्पल बनाने का मन करे सर, और बना लीजिए, एग्जाम्पल 2 कह लीजिएगा चाहे। तो लेट से मैंने बोला 3x², सिंपल इतना सा बोल दिया। तो इसमें सर कोफिशिएंट क्या है सर? 3 है। किसका है सर? x² का है ना। तो सिंपल सी बात है सर, नंबर विद द वेरिएबल बेसिकली। तो ये क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x²। अब एक वर्ड आपने और सुना होगा, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, जो टर्मिनोलॉजी है ये पता होनी चाहिए। अब एक वर्ड आपने सुना होगा, पावर। ठीक है, या एक्सपोनेंट। ठीक है, ये 2 वर्ड आपने सुने होंगे सर, एक ही मतलब है इनका। क्या मतलब है? देखो, लेट से, आपसे ध्यान रखिएगा, आपसे कोई पूछेगा नहीं 10th क्लास में बच्चों, ये नहीं पूछेगा कि हाँ व्हाट इज़ पावर, व्हाट इज़ एक्सपोनेंट, ये लेकिन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सर ये क्या होता है? सर छोटी सी बात है, हमको बचपन से आती है, ये तो भूलते ही नहीं सर कभी हम, है ना, सबको पता होता है सर। लेट से मैं एग्जांपल बनाऊँ, x²। तो सर ये जो 2 है, ये क्या है? हमारी पावर है, पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, ये क्या है सर? पावर है। किसकी है सर? पावर ऑफ x। ये जो सर नीचे था, इसको क्या बोलते हैं सर? बेस बोलते हैं। यानी जिस चीज़ की पावर होती है सर, उसको क्या बोला जाता है? बेस। तो ये बातें आप सबको आई होप पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आपको रिकॉल हो जाएंगी बच्चों, ज़रूरी है ये सब बातें।
आगे कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो मैं कोफिशिएंट बोल दूं कभी आगे जाके काम आएगा इन सब चीज़ों का, तो कोफिशिएंट अगर मैं बोलूं तो आपको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट है क्या, क्योंकि वहाँ पे जाके आगे जाके मैं ये तो नहीं बोलूँगा बच्चों, कोई भी होगा देखो आगे जाके क्वेश्चन में कोफिशिएंट बोलूँगा तो आपको पता होना चाहिए सर कोफिशिएंट क्या है। तो आई होप ये सारी की सारी बातें क्लियर होंगी आपको। तो ये 4 वर्ड्स हमने सीखे आज, ठीक है, जो रिकॉल करें। सीखे क्या सर, बचपन से आते थे, रिकॉल कर लिए हमने। अब बात आती है कि सर पॉलिनोमियल्स के बारे में वापसी आ जाते हैं। सर पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या था, मैनी टर्म्स। अब देखो एक्सप्रेशन है ना, मैंने बताया था एक्सप्रेशन में मैनी टर्म्स, तो एक्सप्रेशन कैसी कैसी हो सकती है। देखो एक्सप्रेशन बेसिकली कैसी कैसी हो सकती है उसको समझते हैं। सिंपल सा, अगर मैंने बोला सर एक कांस्टेंट भी एक एक्सप्रेशन हो सकती है ना। लेट्स से मैंने बोला 2, ये भी एक एक्सप्रेशन है। क्या है, बचपन में टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ते थे आप, अगर आप लोगों को ध्यान हो, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ते थे। सर ये क्या है, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मीन्स कांस्टेंट, न्यूमेरिकल मीन्स नंबर, ठीक है, नंबर मीन्स कांस्टेंट। तो सर ये क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब सर क्या ऐसी सी एक्सप्रेशन हो सकती है, नहीं और भी हो सकती है। सर ये लो मैंने 2x² प्लस 3x लिख दिया, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसमें कितनी टर्म्स है सर, एक ये टर्म और दूसरी ये टर्म। सर और क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल एक्सप्रेशन के, यानी वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गया, इन सब चीज़ों से जो मिलके बनती है बेसिकली उसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। बट ध्यान रखिएगा सिंपल सा कांस्टेंट भी आ जाएगा तो वो भी एक एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। और भी बना लीजिए, जितनी मर्जी एक्सप्रेशन बना सकते हैं आप। लेट से मैंने बोल दिया 3x³ माइनस 8x प्लस 5, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। कैसी एक्सप्रेशन है सर, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कितनी टर्म्स है सर, एक यानी 3x³ सर माइनस 8x और ये सर 5, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास क्या हो गई, टर्म्स हो गई इसमें, इस एक्सप्रेशन में। तो आई होप सारी बातें क्लियर होगी। तो एक बार फटाफट से पॉलिनोमियल के बारे में दोबारा आते हैं, इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन दोबारा सुनते हैं। सर पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। पॉलिनोमियल मींस मैनी टर्म इन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स आती है। तो आई होप ये सारी बातें आप सबको क्लियर होगी, ठीक है। अब आप लोगों से मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या सारी की सारी एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स आ जाए वो पॉलिनोमियल कहला जाती है। तो मैंने आप लोगों से पूछा था, लेकिन जब मैंने आपको बताया था कि हाँ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं फिर वापसी इस पे आएंगे। तो अब आपने टर्मिनोलॉजी सीख लिया है तो अब वापसी इस पे आते हैं कि सारी की सारी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म आ जाए। तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सर क्यों क्यों और क्यों, ऐसा क्यों बोला आपने, उसको समझते हैं। ये पिछले साल आपने सीखा था आप सब ने, तो एक बार उसको रिकॉल करते हैं। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, ठीक है, लेमन टर्म्स में कि डज ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बिल्कुल लेमन टर्म्स में आसान लैंग्वेज में समझते चलेंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप सबको, इतनी मेरी गारंटी है। डज ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन with one or more term with one or more terms are polynomials। मन में क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन को ही लिख दिया मैंने, ठीक है, ताकि आपको इजीली रिलेट कर पाएं जब आप इसके नोट्स बनाएंगे अपने एंड से। ध्यान रखिएगा इसको अपनी कॉपी पे साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ताकि अपने हाथ से जब लिखोगे तो ज़्यादा रिटेन रहता है माइंड में। अगर मैं लिख रहा हूँ तो मेरे को समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप अपने हैंड से लिखेंगे तो आप जब तक कॉपी में खुद से नहीं लिखेंगे ना तब तक आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। और जब आप अपने हाथ से लिखेंगे ना तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगी अगली बार बातें, और रिटेन ज़्यादा रहेगा आप लोगों के माइंड में। ध्यान रखिएगा इन बातों का। तो साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठेंगे जब भी आओ, साथ साथ लिखते रहिए, पहले समझिए फिर लिख लीजिएगा, ठीक है। एक बार पूरा लेक्चर देखिएगा फिर उसके बाद दोबारा फटाफट से बस कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डज ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स आर पॉलिनोमियल। इसका नॉर्मल मतलब क्या है सर, क्या सारी की सारी एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म आ जाए, एक या एक से ज़्यादा टर्म आ जाए तो वो पॉलिनोमियल कहलाती है। तो इसका आंसर है नो। नो मतलब सर सारी की सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाती, ध्यान रखिएगा। नो ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल, ध्यान रखना। ये 9th में भी आपने सीखा था तो वही बातें आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। नो ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
with one or more terms all algebraic expression with one or more terms are not said as polynomial. अब देखिए इसका मतलब क्या है सर, सारी की सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाती। तो फिर दोबारा एक क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि सर फिर कौन सी कहलाती है वो तो बता दो, है ना। फिर कौन सी कहलाती है वो तो बता दीजिए सर, बिल्कुल जानते हैं उसके बारे में। देन क्वेश्चन सर एक मन में और आया, क्या आया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सर कौन सी कहलाती है, तो यानी कि सर देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर सेड एज पॉलिनोमियल, विच ऑफ द एक्सप्रेशन लिख लीजिए, फॉलोइंग का मतलब नीचे लिखी हुई हो जाएगा, तो विच ऑफ द एक्सप्रेशन और सेड एज पॉलिनोमियल, यानी कि सर कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाती है वो तो बताओ। तो इसका आंसर, ये इसके आगे क्वेश्चन लिखना चाहें क्वेश्चन लिख सकते हैं कि हाँ सर मन में क्वेश्चन आया, दिमाग में ये क्वेश्चन आया हमारे। अब बात आती है कि सर विच ऑफ द एक्सप्रेशन आर सेड एज पॉलिनोमियल्स, तो सर कौन सी कहलाती है, तो ध्यान रखिएगा जिसमें, जिस एक्सप्रेशन में, ठीक है, जिस एक्सप्रेशन में पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ध्यान से सुन लीजिएगा, जिस एक्सप्रेशन में पावर ऑफ वेरिएबल हर एक टर्म में, ठीक है, जिस एक्सप्रेशन में पावर ऑफ वेरिएबल हर एक टर्म में होल नंबर हो, ठीक है। पहले एक बार ना समझते हैं, ठीक है, एक बार समझते हैं फिर इसके बारे में लिखेंगे बच्चों, आप भी लिखेंगे मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप और आपको दिखेगा जो चीज़। तो इधर देखिए, तो सर क्या बोला आपने, दोबारा बोलेंगे एक बार, ठीक है मैं दोबारा बोल देता हूँ, बाकी आप पोज करके या तो पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ कि सर जिस एक्सप्रेशन में हर एक टर्म में, हर एक टर्म में, ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर हर एक टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल कह रहा हूँ, कांस्टेंट नहीं कह रहा, ध्यान से सुन लेना, वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तो सिर्फ वही एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। तो जब एक्सप्रेशन के अंदर हर एक टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर होगी तो वही पॉलिनोमियल कहलाएगी एक्सप्रेशन, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। फोर सर इसका मतलब, इसको लिखने से पहले एक बार समझते हैं। लेट्स से मैंने बोला 2x की पावर -1, देखो अब यहाँ पे देखो ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन है जिसमें सर पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, -1, ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल क्या है सर, वेरिएबल ये रहा, इसकी पावर क्या है -1। तो अब देखो आपको ना सबसे पहले होल नंबर पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है, होल नंबर पता होने चाहिए, तो होल नंबर मैं साइड में यहीं पे बता देता हूँ आपको, ठीक है, होल नंबर पता होने चाहिए, जिनको नहीं पता मैं उनको रिकॉल करवा देता हूँ। होल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो के बाद सर 1 2 3, ठीक है, इनके ध्यान रखना इनके बीच में जो डेसिमल वाले आ रहे हैं वो नहीं, क्योंकि ना बच्चे क्या बोल देते हैं, मैं देखता हूँ बहुत बच्चों को, वो सीधा बोल देते हैं सर जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी बोलना पूरी तरह बात ठीक नहीं है, क्योंकि जीरो टू इन्फिनिटी सिंपली बोल दोगे तो इसके बीच में सारे डेसिमल वाले नंबर भी चले जाएंगे। तो ध्यान रखना जीरो से इन्फिनिटी तो जा रहे हैं, लेकिन इसके बीच में जो डेसिमल वाले हैं वो नहीं। तो यानी मोटे मोटे तौर पे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सिर्फ 1 1 का गैप चलता जा रहा है, ठीक है, 1 1 का गैप चल रहा है, यानी जीरो के बाद जो दूसरा होल नंबर आएगा वो 1 ही है, ठीक है, 1 है, फिर 1 के बाद 2 है, 3 है, तो बीच के 0.5 0.6 1.8 वो सब होल नंबर नहीं कहलाते। तो 0 1 2 3 ऐसे 3 डॉट्स डालने का मतलब क्या है, 3 डॉट्स डाल जनरली डलती है, 3 डॉट्स का मतलब सर गो ऑन फॉर एवर, ठीक है, आगे इन्फिनिटी तक चलते जा रहे हैं, या कॉमा डाल के आप सिंपल सा दिखा सकते हैं इन्फिनिटी, क्या है ये, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का सिंबल है ये। तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर बीच में सर वो डेसिमल वाले मत ले लेना, उनको होल नंबर नहीं कहते। तो आई होप ये बात बचपन की याद आ गई होगी आप लोगों को। तो सर अब वापसी आते हैं टॉपिक पे। सर वेरिएबल की पावर होल नंबर कहा था, तो सर -1 तो होल नंबर नहीं है, क्योंकि सर जीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो सर -1 होल नंबर नहीं है, यानी कि सर ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट आ पॉलिनोमियल, तो मैंने काटा मार दिया, तो यानी कि पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बारे में ना एक बार लिख लेते हैं बच्चों कि फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहलाने के लिए, फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल, पावर
ऑफ द वेरिएबल, किसकी पावर सर, वेरिएबल की पावर, पावर ऑफ द वेरिएबल। और सर कहाँ पे, हर एक टर्म में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर एक टर्म में, ऐसा नहीं कि एक टर्म में होल नंबर हो जाए और दूसरे में ना हो, तो हर एक टर्म में। तो फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म शुड बी अ होल नंबर, शुड बी अ होल नंबर। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। अब इसके बाद ना कुछ पहले इसको इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। अब देखो एक ना बात आती है, एक बात आती है जो बच्चों को मैं देखता हूँ कभी कभी गलती करते हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। देखो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से मैंने बोला 5x रेज़ टू पावर -1 और नीचे ना यहाँ पे डिवाइडेड में एक x रेज़ टू पावर -1 भी था। तो एग्जाम्पल ये था, ऐसे लिखा हुआ था, इसको और सॉल्व नहीं किया हुआ था, सिंपल सा एग्जाम्पल ये दे दिया, यानी एक एक्सप्रेशन दे दी ये, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन दे दी और आपसे बोला कि बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो होता क्या है, बच्चे ना झट से कभी कभी बच्चे, मैं बहुतों को देखता हूँ 9th पढ़ के आ रहे होते हैं, फिर भी 10th में भी गलती कर देते हैं। देखो क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं सर हमने तो होल नंबर पढ़ा था, सर यहाँ पे नेगेटिव आ गया पावर ऑफ वेरिएबल, तो कह देते हैं पॉलिनोमियल नहीं है। क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल नहीं है। तो ध्यान रखना, गलत हो जाएगा आपका आंसर अगर आप बोलेंगे कि ये सर पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में जाके चेक करना है, ठीक है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है ना इसकी, किसी भी एक्सप्रेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म में जाके चेक करेंगे कि पावर ऑफ वेरिएबल हर एक टर्म में होल नंबर है या नहीं। ये नहीं कि जो ऑलरेडी गिवन फॉर्म है अगर उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो आप उसमें जाके चेक करेंगे, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक करेंगे, ठीक है। तो अब खुद सोचो, क्या ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई नहीं हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है सर? ये देखो, ये x रेज़ टू पावर -1 था, x रेज़ टू पावर -1 था, तो सर ये पूरा का पूरा कट जाएगा क्योंकि सर सेम चीज़ है, कट गया, तो सर बचा क्या, 5 बचा। क्या बचा? 5। अब देखो 5 बचा, अब 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब सर आपके मन में आ सकता है कि सर ये भी कैसे पॉलिनोमियल हो गया, ये भी पॉलिनोमियल कैसे हो गया? देखो 5 पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। क्यों है? इसके कारण सुनो। देखो 5 को आप लिख सकते हो ना कि 5x रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? कि देखो x रेज़ एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 आपको पता है कि सर ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1। तो यानी कि सर 1 लिख दिया तो वापसी 5 तो आ रहा है, 5 × 1 5 आ रहा है, यानी कि सर ओरिजिनल जो चीज़ थी वही रह गई हमारी। तो यानी कि सर इसके साथ कोई भी कांस्टेंट आ जाए उसके साथ वेरिएबल की पावर 0 तो लगाई जा सकती है। पावर 0 क्योंकि 1 बना देता है तो फ़र्क नहीं पड़ता सर, 5 × 1 5 ही आ जाएगा। तो इसलिए ये सर चीज़ पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो लेकिन ध्यान रखना, मेरा यहाँ पे मेन पर्पस क्या था आपको ये सब बातें बताने का, कि आप ध्यान रखिएगा ऐसे ही डायरेक्टली नेगेटिव देख के मत रिजेक्ट कर देना, तो सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे। यानी सर देखो जब हमने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया तो 5 आंसर आया, तो इससे ज़्यादा तो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। तो सर यहाँ पे 5 लास्ट स्टेप था हमारा, तो सर ये क्या है सर, पॉलिनोमियल है। तो आई होप बात समझ पाए होंगे। लेकिन मैं फिर भी ना एक नोट डाल के लिख देता हूँ, वैसे तो ये छोटी सी बात है लेकिन बच्चे फिर भी गलती करते हैं। तो आप लोग मेरे से जुड़े हैं तो आप लोग को कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी गलती ना करें अगर गलती करते होंगे इस चीज़ में। तो यहाँ पे नोट डाल के लिख देता हूँ। क्या लिख देते हैं? वी नीड टू चेक the power of the variable. We need to check the power of the variable after simplifying the expression. After simplifying the expression. ध्यान रखना है इस बात का। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बच्चों सारी की सारी बातें समझ में आई होगी। इन केस 1% कोई भी छोटी मोटी बात कोई दिक्कत पैदा कर रही हो आपको, यानी कि सर समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अगले सेशन में ज़रूर आपकी जो भी कमेंट्स आ रखे होंगे बच्चों आप लोगों के, तो मैं उनको सॉल्व करके, ठीक है, या उसको दोबारा एक्सप्लेन करके आप लोगों को और बेहतर तरीके से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और बाकी अभी के लिए बच्चों ये वाला सेशन जो है हमारा, ठीक है, इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें, वहाँ पे देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल कि सर हाँ आप लोग
पहचान पा रहे हो या पॉलिनोमियल है या नहीं। तो कुछ एग्जांपल दूंगा आपको कि हाँ, कुछ एक्सप्रेशन दे दूंगा आपको, ठीक है, तो आप पहचानेंगे, ठीक है, कि ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आंसर दीजिएगा अपने, ठीक है। और कोई भी डाउट हो प्लीज़, रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट में बेझिझक होके पूछिएगा, ठीक है। ज़रूर आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए ठीक है बच्चों, मिलेंगे इसी जोश और उत्साह के साथ आप लोगों से नई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन बाय बाय।